नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में अब 1000 वकीलों का पैनल पीड़ित पक्ष की मदद करेगा और इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल होंगे। वकीलों के इस भारी भरकम टीम की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील नुपुर दुबे करेंगी। वकीलों का पैनल पुलिस की जांच पर नजर रखेगा और साथ ही वकीलों ने इस केस में आईपीसी की धारा 302 को 304B में बदलने की मांग की है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए वकील कोई फीस नहीं लेंगे। दरअसल ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था और इंसाफ के लिए यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी। मुझे लगता है कि हम लीगली ज्योति की पूरी तरीके से मदद कर पाएंगे, उसे न्याय दिला पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई एविडेंस को टेम्पर किया जाए। जो भी हमें सुनने में आ रहा है, जो मनीषा मखीजा हैं या जो पीयूष हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ भी, मैं चाहती हूँ कि ज्योति को जस्टिस मिले, उसके अगेंस्ट कोई चीज ना जाए। हम ये अपील जरूर करेंगे सारे जितने हमारे बार एसोसिएशन के, लॉयर्स एसोसिएशन के, कि मेजॉरिटी ऑफ द एडवोकेट कानपुर के ज्योति नागदेव को जस्टिस दिलाने में सपोर्ट करें। और इधर पाकिस्तान के तेवर इन दिनों जरूरत से ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं, जहां सीमा पर लगातार फायरिंग की घटनाओं के बाद रविवार को भारतीय सैनिकों का सामना आतंकियों से भी हो गया। जम्मू के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच लंबी मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी ढेर हुए तो हमारे 2 जवानों को भी शहादत देनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि पाक ऐसी बेशर्मी का जवाब आखिर किस तरह चाहता है। पाकिस्तान की बेशर्मी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। दक्षिण एशिया में शांति की दुहाई देने वाले पाकिस्तान की करतूतों के दाग सीमा पर रिहायशी इलाकों में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की सेना की मदद से खोदी गई एक सुरंग का पता शनिवार को चल चुका था और रविवार तक साफ हो गया कि सुरंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा था। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की है, जहां मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हो गए, जबकि इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर कुपवाड़ा की नियंत्रण रेखा के नजदीक काला रूस के पास हुआ। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आतंकी किस गुट से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इनका नियंत्रण रेखा पर मौजूद होना साफ बता रहा है कि इनका राब्ता पाकिस्तानी सेना से जरूर है। वैसे भी पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग रात होते ही शुरू हो जाती है। सीमा पर मौजूद नागरिकों को भी पाकिस्तानी फौज अपना निशाना बना रही है। अंधेरे में निर्दोषों पर गोलीबारी और फायरिंग करके पाकिस्तानी फौज अपना सबसे घिनौना चेहरा दिखा रही है। सुबह हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी अभी भी जारी है। अभी कुछ सेकंड पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से गोला अभी दागा गया है और लोग जो हैं फिर भाग के इन्हीं बंकरों में, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वो बंकरों से निकले थे, आज फिर वही बंकरों में पहुंच गए हैं। हर रोज की फायरिंग और सीज फायर उल्लंघन को लेकर पीएम और गृह मंत्री के बीच बातचीत हुई। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को साफ आदेश दे दिया है कि पाक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि पाकिस्तान की गुस्ताखियां सीमा पर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। There have been a series of provocations in the last few days, but our armed forces there at the LOC and the BSF at the international border are fully protecting both our territory and our people. Whatever response is required to these provocations by Pakistan is adequately taken by them. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ओर डिप्लोमेसी की बात करते हैं, रिश्ते सुधारने की पहाड़े पढ़ते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज बुलेट और गोलों के खेल खेलती है। पहले फौज हमारी सीमा पर गोलियां बरसाती है और फिर आतंकी भी वहां पहुंच जाते हैं। मामला साफ है, फौजों की गोलियों की आड़ में घुसपैठ की साजिश चल रही थी। ये हालात 1999 के उस दौर की याद दिला रहे हैं जब करगिल में घुसपैठ का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसका अंत जंग पर जाकर हुआ। तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान वही कहानी दोहराना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास भी कहने के लिए कुछ है नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इधर महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल पद से इस्तीफा देते हुए के शंकर नारायणन ने कहा कि मिजोरम जाना उनके लिए संभव नहीं था। नारायणन ने जल्द सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत दिए। शनिवार को नारायणन का तबादला महाराष्ट्र से मिजोरम कर दिया गया था और मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटाए जाने के बाद पद खाली चल रहा था। शंकर नारायणन के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का प्रभार गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को दिया गया है। उन्होंने पदभार संभाल भी लिया है। I am here for the last 4.5 years. Today I resign my governorship. The reason is nothing, it is not that important. I am transferred to Mizoram as governor of Mizoram. It is not possible for me to go now to Mizoram. No other reason. The reason you know very well, it is not necessary to explain about that. और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए आए प्रधान ने कहा कि एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स की वजह से लोगों को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में एलबीटी खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार की नीतियों की वजह से डीलर्स हड़ताल कर रहे हैं। प्रधान ने 2022 तक पूरी मुंबई में पीएनजी मुहैया करवाने की बात भी कही है। जब सरकार बनी, मोदी जी ने अपने शुरुआती प्रतिबद्धता के रूप में सरकार भारत की आम जन के प्रति समर्पित रहेगी, ये उन्होंने एक बयान दिया था, ये उन्होंने एक स्पष्टता दी थी। जब वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 10 जुलाई को अपना बजट स्पीच पढ़े तो 2 चीजों के बारे में हमारी सेक्टर में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर में 2 चीजों को बजट स्पीच में प्राथमिकता दी। और क्रिकेट की दुनिया अब जल्द ही बदलने वाली है, जहां मुंबई में आईआईटी के छात्रों ने मिलकर एक नया क्रिकेट बैट तैयार किया है, जिससे खेलने वाले बल्लेबाज को अब आउट करना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बैट का नाम है फाल्कन ब्लेड और इसे इंटरनेशनल क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी ने भी अपना अप्रूवल सर्टिफिकेट दे दिया है। मुंबई से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 गज की पिच पर बल्लेबाजों, खासकर टीम इंडिया के सितारों के फ्लॉप शो की कहानी जल्द गुजरे दिनों की कहानी बनकर रह जाएगी। दरअसल भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक तो साथ मिलने वाला है उस विज्ञान का जिसका लोहा दुनिया मानती आई है। विश्वास ना हो तो जरा इसे देखिए। पहली नजर में किसी आम क्रिकेट बैट की तरह दिखने वाले इस बैट को आईआईटी मुंबई के छात्रों ने बनाया है। बैट का नाम है फाल्कन ब्लेड और इसकी खास बात यह है कि इससे खेलने वाले बल्लेबाजों को आउट करना लगभग नामुमकिन होगा। मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए तेज रफ्तार का सामना करना बड़ी चुनौती रहता है। गेंद अक्सर बैट के किनारों से छूकर विकेट के लिए पीछे फील्डर्स के हाथ में चली जाती है, लेकिन पारंपरिक बैट से उलट जब गेंद फाल्कन बैट के किनारों को छुएगी तो वह उछाल लेने की बजाय नीचे की ओर जाएगी। काफी इस पे साइंटिफिक रिसर्च की हमने, काफी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एनालाइज किया कि बॉल इस पे कैसे ट्रैवल करेगी, ये बैट कंपैरिजन में कैसा है। उसके बाद हमें लगा कि हाँ, अब ये बैट इस लेवल पे पहुंच गया है कि इसको प्लेयर्स को और कोचेस को दिखा सकते। इसकी वजह यह है कि फाल्कन बैट को खास डिजाइन के साथ बनाया गया है। सामान्य बैट जहां सीधा होता है, वहीं फाल्कन बैट में दोनों तरफ से एज को घुमावदार यानी कर्व की तरह रखा गया है। यही नहीं, ज्यादा और कम घास वाली या फिर सख्त और सूखी पिचों के लिए फाल्कन के कई वर्जन्स निकाले गए हैं। मसलन जिस पिच पर ज्यादा बाउंस है, वहां के लिए बैट के एजेस ज्यादा कर्व किए गए हैं। खास बात यह है कि फाल्कन ब्लेड को इंटरनेशनल क्रिकेट में नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी ने भी अप्रूवल सर्टिफिकेट दे दिया है। हैरानी नहीं कि पूर्व क्रिकेटर्स भी
फाल्कन के मुरीद बन चुके हैं। मुझे लगता है कि ये काफी एक्सीलेंट चीज हो सकती है और विद इन द रूल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी बैट्समैन को वो उसका बैलेंस वो बैट का सूट होता है तो यूज कर सकते हैं। बट अगेन इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसी से रेगुलराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसे। माना जा रहा है कि इसी साल के अंत तक फाल्कन ब्लेड का ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाले 2015 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इसे इस्तेमाल भी कर पाएगी। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि फाल्कन के साथ यकीनन भारतीय क्रिकेट के अच्छे दिन आने वाले हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और सीसेट विवाद के बीच रविवार को देश भर में यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में करीब 9 लाख परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी है। कुछ छात्रों ने परीक्षा के बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर खासा इंतजाम किए गए थे। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि परीक्षा तय वक्त के मुताबिक ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सवाल छात्रों के हिसाब से पूछे जाएं। और भारतीय रेल की राजधानी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां रेलवे ने राजधानी ट्रेनों में वर्क स्टेशन की सुविधा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही राजधानी ट्रेन के यात्रियों को ट्रेन में ही लैपटॉप, प्रिंटर, फैक्स मशीन और इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन यात्रियों को इस वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में वर्क स्टेशन पेंट्री कार में ही शुरू किया जाएगा, लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वर्क स्टेशन के इस्तेमाल के लिए कितनी फीस वसूल की जाएगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। और पीसी परख और संजय बारू की किताबों के बाद अब कांग्रेस के ऊपर एक और बुक बम गिरने वाला है। जी हां, पूर्व सीएजी विनोद राय भी एक किताब लिख रहे हैं और जिसमें उन्होंने यूपीए के दौरान सीएजी पर डाले जाने वाले कथित राजनीतिक दबाव का खुलासा किया है। इस नए सियासी ट्रस्ट पर घमासान भी शुरू हो चुका है। पहले पीसी परख, फिर संजय बारू, फिर नटवर सिंह, ये वो नाम है जिनकी लिखी किताबों ने पिछले दिनों कांग्रेस की खूब किरकिरी कराई है और कांग्रेस के विरोधियों को हमलों का मौका दिलाया है। अब एक बार फिर एक बुक बम कांग्रेस पर गिरने वाला है। इस किताब का नाम है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट और इसके लेखक हैं पूर्व सीएजी विनोद राय। वही विनोद राय जिनकी एक के बाद एक आई रिपोर्टों ने तत्कालीन यूपीए सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी की थी। विनोद राय ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया है कि कुछ नेता उनके घर आए और गुजारिश की थी कि कॉमनवेल्थ और कोल ब्लॉक्स आवंटन की सीएजी रिपोर्ट में से कुछ लोगों के नाम हटा दे या उन्हें बचा ले। हालांकि विनोद राय ने उन नामों का खुलासा करने से इनकार किया है। विनोद राय के मुताबिक उनकी किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट से पता चलेगा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के फैसलों से देश को कैसे नुकसान हुआ, साथ ही खुद विनोद राय के ऊपर किन हालात में कैसे कैसे दबाव डाले गए। विनोद राय के इस खुलासे को कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता के लिए आजमाया गया हथकंडा करार दिया है। माननीय पूर्व सीएजी साहब सनसनी फैलाने में काफी माहिर रहे हैं और 2010 से लेकर 2014 तक जिस तरह के आंकड़े उन्होंने सार्वजनिक किए उससे सनसनी तो फैली ही, पर उसके साथ साथ जो सारा सार्वजनिक वार्तालाप था उसके ऊपर भी उसका बहुत असर पड़ा। तो अगर उनको किसी ने उन पर दबाव बनाया था या ये कहा था कि किसी का नाम हटाओ, किसी का नाम रखो, तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था, उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था, जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसी समय उस चीज को वो सार्वजनिक करें, देश को बताएं कि किस व्यक्ति ने उनके ऊपर दबाव डाला था। तो वहीं बीजेपी ने विनोद राय के खुलासों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। जो बुक बॉम्ब डाले जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक, स्वाभाविक रूप से हर किताब से कुछ न कुछ सच्चाई निकल कर आ रही है और आज हिंदुस्तान देख रहा है कि वास्तविक रूप में कांग्रेस क्या था। अब देखिए, जहां तक नाम लेने का सवाल है, ये तो विवेक विनोद राय जी का है,
इसके विषय में उत्तर वो दे सकते हैं, मगर जो विषय खुल के आए हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बाध्यता के कारण नजर फेर लेते थे और करप्शन को अपने नाक के नीचे होने देते थे, ये बहुत गंभीर विषय है। कौन वो लोग थे कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री को बाध्य करते थे ऐसा करने से? क्या वो गांधी परिवार के थे? क्या वो अध्यक्षा स्वयं थी? ये विषय बहुत चिंतनीय है, बहुत गंभीर है और बहुत निंदनीय है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो एक कदम आगे बढ़कर कुछ नाम भी गिना डाले हैं, जिसे लेकर उनका दावा है कि इन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी। एक निष्कपट ईमानदार व्यक्ति के प्रतिष्ठा है उनका चरित्र बनी हुई है, और हम तो जानते हैं कि जो CAG रिपोर्ट में वो 4 लोगों का नाम आना चाहिए था, नहीं आया। एक TK नायर, एक दूसरा पुलक चैटर्जी, तीसरा मोतीलाल वोरा और चौथा अहमद पटेल। इन चारों ने ही तय किया था लिस्ट क्या, और उन्होंने बाद में सोनिया गांधी की स्वीकृति ली थी। तो इस पर तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की दबाव थी। प्रधानमंत्री की दबाव 2G में भी था कि चिदम्बरम को बचाया जाना चाहिए। यानी सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। विनोद राय की किताब 15 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले शुरू हुआ बयानबाजी का दौर यकीनन कांग्रेस को पगले झांकने पर मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कुछ युवकों को मॉल में चप्पल पहनकर फिल्म देखने जाना भारी पड़ गया। जहां युवकों का आरोप है कि पैरों में चप्पलें होने के चलते मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया और उनके साथ मारपीट की गई। 2 लड़कों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं मॉल के कर्मचारी पीड़ित युवकों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको मॉल में मस्ती, शॉपिंग या मूवी देखना पसंद है तो आपकी जेब तो भारी होनी ही चाहिए। अपने पैरों में एक अदद स्टाइलिश जूते या सैंडल भी जरूरी हैं। मॉल में अगर चप्पल पहनकर जाएंगे तो लात घूंसे खाने पड़ सकते हैं। आपका हैरान होना लाजमी है, लेकिन ये 100% सच है। दरअसल गाजियाबाद के वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में कुछ लड़के सिंघम रिटर्न्स देखने गए थे। दिल में एक्शन पैक मूवी देखने का अरमान था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। उनके पैरों में चप्पलें थी। मॉल की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स और बाउंसरों ने उन्हें रोक दिया। अगर गरीब आदमी होएगा तो पहले वो जूते खरीदेगा, जूते खरीद कर वो मॉल के अंदर आएगा, तब उसे टिकट लेगा, अब टिकट लेगा तो वो मूवी देखेगा, समझा ना। तो इससे पहले उसे एंट्री नहीं मिलने की। तो मिडिल क्लास आदमी का क्या वैल्यू। चप्पल के चक्कर में मॉल के गेट पर सिंघम शुरू हो गई। चप्पल पहने हुए युवकों का आरोप है कि वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के बाउंसरों और गार्ड्स ने उनकी जमकर पिटाई की है। वहीं आरोपी बाउंसर और गार्ड्स भी युवकों के चप्पल पहनकर मॉल में आने की बात मान रहे हैं, लेकिन झगड़े की वजह कुछ और ही बता रहे हैं। हमारा जो मैनेजर है मनिंदर, उसका झगड़ा हुआ था, मनिंदर सिंह का, उन गार्डों का झगड़ा हुआ था। अच्छा, गार्ड की वजह से झगड़ा हुआ था। मुख्य वजह से चप्पल पहन के लड़के आए थे। चप्पल पहन आए तो बदतमीजी कर रहे थे ड्रिंक करके। हमारी ड्यूटी है पान गुटखे वालों को, जो बिल्कुल सड़े से सड़े कपड़े पहन के आ रहे हैं और जो चप्पल घिसी हुई पहन के आ रहे हैं, उनका जाना है अंदर अलाउड नहीं है। बट वो फिर भी नहीं माने, वो अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में वो कहने लगे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, और ज्यादा बोल रही है चप्पल मार दूंगा मुंह पे खींच करके। उन्होंने मेरे को 3 जनों ने चप्पल भी फेंक के मारी। मॉल में मूवी के चक्कर में मार पिटाई हुई तो पुलिस की एंट्री भी होना लाजमी था। आइए आपको सुनवाते हैं कि आला अधिकारी का इस चप्पल विवाद पर क्या कहना है। जो मॉल है उसमें कुछ लड़के चप्पल पहन के घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके जो सुरक्षा के इंचार्ज थे, सुरक्षा कर्मी थे, जिनको आम भाषा में बाउंसर भी कहा जाता है, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। फलस्वरूप उनके बीच में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद होने के उपरांत उनके बीच में मारपीट हुई। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो लड़के घुसने वाले थे उन्होंने कुछ और लड़कों को बुलाया, लेकिन पुलिस समय पर पहुंची और उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, और इसके साथ साथ विशेष रूप से जिस लड़के को घायल किया गया था उसको हॉस्पिटल पहुंचवाया, और जिन लड़कों ने लड़ाई करी थी उनको थाने लाया गया। बहरहाल मॉल में हुई इस मारपीट की वजह चप्पलें थी या कुछ और, ये तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन मॉल में मौज मस्ती के लिए जाएं तो साइड इफेक्ट्स का जरा ध्यान रखें। यादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद।
और गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला ने अपने ही पति पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। जहां महिला का आरोप है कि उसके पति ने 2 अन्य लोगों से उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिलाया। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति और 2 अन्य लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दोनों आरोपी उसके जान पहचान वाले हैं। पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, मेरी FIR दर्ज कर ली बस। उसमें बस मैंने इतना नहीं बताया था कि मेरा रेप हुआ है, बस मैंने बोला कि मेरा रेप होने की कोशिश की गई है। पुलिस ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया अभी तक, और दोनों अभी भी मेरे गांव में घूम रहे हैं खुलेआम। बहुत ज्यादा डर है, मेरी आंखों में नींद भी नहीं आ रही है। पीड़ित के मुताबिक विरोध करने पर उसका पति उसकी बुरी तरह पिटाई करता था और जान से मारने की धमकी देता था, लेकिन हिम्मत करके जब पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने महज मारपीट का मामला दर्ज किया। गरीब आदमी थे, किसी ने बताया तो रिश्ता अच्छा समझ के गरीबों कम किया कि मेरी लड़की सुख चैन से रहेगी, नमक रोटी खाएगी। अभी तक 2 साल हुआ, किसी चीज की मेरी लड़की ने शिकायत न किया, जैसे रखा वैसे रही। अब बीच में क्या उसके दिल में आया, एक दिन हमको धमकी दिया कि 2 मिनट में तेरी लौंडिया को खत्म कर देंगे। इतना सब हो जाने के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। मीडिया के दखल के बाद अब पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन गाजियाबाद में घटी इस वारदात ने इंसानियत को तार तार कर दिया है। यादराम, जी मीडिया, गाजियाबाद। और भारतीयों के विदेश में जमा काले धन की जांच कर रहे अधिकारी स्विट्जरलैंड के बैंकों से गोपनीय खातों की जानकारी प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। करीब 100 से अधिक भारतीय खाता धारकों की जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। इनमें अधिकतर खाता धारक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इन सभी खाता धारकों को कम दंड के साथ कर के दायरे में लाएगी। अनुमान के मुताबिक एक खाता धारक पर 50 से 80 करोड़ टैक्स लगेगा। और आपको बता दें कि काले धन की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल कर रहा है और SIT ने इससे पहले स्विट्जरलैंड से गुप्त खाता धारकों की सूची की मांग की थी। और देश के कई शहरों महानगरों में रहने वाले भोजपुरी भाषी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां भोजपुरी को सरकारी भाषा का दर्जा मिल सकता है। मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है और मौजूदा समय में लोकसभा में 120 से ज्यादा सांसद भोजपुरी बोलते हैं। ऐसे में ये मांग अब और जोर पकड़ चुकी है। पिछली NDA सरकार ने ही बिहार में बोली जाने वाली मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी को सौगात मिल सकती है। और सहारा के निवेशकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। निवेशकों का फंसा हुआ पैसा अब वापस मिल सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसके लिए अखबार में बाकायदा विज्ञापन जारी किया है। सहारा ग्रुप की कंपनियां SIR, ECL और SHICL के बॉन्ड होल्डर्स सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद अपना पैसा वापस पा सकते हैं। पैसा वापस पाने के लिए निवेशक 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मेट्रो संगम में इतना ही।